अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा चनान नॉवल की एपिसोड नंबर 13, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया के एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जंगल के नज़ारों को अरीज अपने कैमरे में महफूज कर रही थी। वहाँ से निकले तो छोटे छोटे खूबसूरत गांव और बस्तियाँ वहाँ के जैसे कदीम ज़माने में ले गए, किसी हाथ से बनी मावराई पेंटिंग की दुनिया में। घर जो दूर से दिखने पर बहुत छोटे छोटे महसूस हो रहे थे, अपने मोहल्ले वक़ों की वजह से महलों में रहने वालों के लिए भी आइडियल जगह थे, पुरसकून और मशीनी ज़िंदगी से बहुत दूर। ओशो गांव जैसे ही शुरू होता है, एक छोटा सा दरिया नमा नाला आने वालों को खुश आमदीद कहता है। इसका आगाज़ मेहडन झील से थोड़ा पीछे से होता है और ये सारा रास्ता हम सफ़र की तरह साथ रहता है और कलाम के शहर में दरियाए कलाम से जा मिलता है। अरीज कलाम बाजार से जो पकोड़े लाई थी वो अब मज़े ले लेकर खा रही थी। हमाल ने भी इसे लेकर खाए, लेकिन दमला के लिए तो वो जहर ही थे। ओशो रुकने के लिए एक बेहतरीन जगह थी, होटल्स वगैरह भी थे और दरिया का उम्दा नज़ारा भी। हमारे ने वहाँ गाड़ी रोकी तो कुछ मिनटों के बाद बाकी सब भी वहाँ मौजूद थे। इनके आगे आगे तमला का हाथ थामे चलता हुआ वो इनके लिए ट्रेवल गाइड का काम कर रहा था। दरिया का बहाव इतना ज़्यादा हो चुका था कि ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ रहा था। सबने तस्वीरें ली और तवक्को के ऐन मुताबिक अरीज मैडम कुछ तस्वीर में हमाइल और इसके बीच कबाब में हड्डी बनकर बैठ जाती। दमला के तो सारे ट्रिप का सत्यानाश हो चुका था। फजाकुट मालम जुबा और गैबिन जुबा ने जो सहर तारी किया था, कलाम में अरीज से मिलकर सब भस्म सा हो गया था। इसे सब कुछ बुरा लग रहा था। वो नज़ारे जिनमें वो बचपन तलाश करने आई थी, अब अरीज की दखल अंदाजियों से जच आकर इन्हें बगैर देखे बस घर जाना चाहती थी। दुकानों पर घूमते हुए उन्होंने हल्की फुल्की खाने की चीज़ें ली। यहाँ का बाजार बहुत छोटा सा था, जहाँ बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और हल्के फुल्के स्नैक्स मिलते थे। मज़े की बात यह थी कि वहाँ जूस वगैरह को ठंडा करने के लिए कोई फ्रीज़र नहीं था, बल्कि चश्मे का पानी इन पर मुसलसल बहाकर इनको ठंडा रखा जा रहा था। ओशो का कुदरती फ्रिज और फ्रीज़र। वहाँ से निकलने के बाद सड़क इंतहाई बेतरतीब और टूटी फूटी शुरू हो चुकी थी और गाड़ियों का बहुत झटके से लग रहे थे। लड़कियां तो बहुत डर सी गई थीं, मगर दोनों बच्चे बहुत खुश थे। रास्ते में फलकशेर पहाड़ था, जो कलाम का बुलंद तरीन पहाड़ है। इसका नज़ारा ओशो से मेहडन के रास्ते में किया जा सकता है। अरीज ने अपने कैमरे में वीडियो की सूरत इस देवकामत पहाड़ का मंजर रिकॉर्ड किया था। फलक शेर को के उर्दू में फलक सर या फलक सैर भी कहा जाता है। इसकी बुलंदी 5,957 मीटर या यूं कह ले के फुट है और ये हिंदुकश 19,544 पहाड़ों की रेंज में सवार ज़िला की बुलंद तरीन चोटी है, जिसके बाद मंक्याल की चोटी आती है। इस पहाड़ को न्यूजीलैंड के कोहबेरी और WKA पैमाओं के माहिरीन टाइडियल बिस्को ने 1957 में अपनी पहली कोशिश में नाकामी के बाद कामयाबी से सर किया था। दूसरी कामयाबी डॉक्टर वुल्फ गैंग स्टीफन की थी, जो दस्तगिल सर और मलका पर्वत भी सर कर चुके थे। बर्फपोश फलक सर चोटी अपने नाम की तरह सरतान कर जैसे सवाद की शान बढ़ा रही थी। वाह हमारे भाई, आपको तो बहुत इन्फॉर्मेशन है इन सब के बारे में। वो तो इसकी किसी बात से मुतासिर हुए बगैर रह ही नहीं सकती थी। अपने घर के कोने कोने के बारे में मकीनों को खबर लाजमी होनी चाहिए। इसके इस जुमले पर वो दोबारा दाद देने लगी। न जाने क्यों दमला को इसकी ये सारी तारीफ़ें खोखली और झूठी सी लगी, जैसे वो दिखावा कर रही हो। रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बहते दरिया के साथ जब तस्वीर बनाने को वो सब रुके, तो सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि तेज़ हवाएं शुरू हो चुकी थी। जून जुलाई में भी वहाँ का दर्जा हरारत बहुत कम होता है। बाकी सब ने तो जर्सियाँ जैकेट्स पहन ली थी, मगर हमारे ने अपनी स्याह जैकेट बाजू पर डाल रखी थी। उफ, मेरे तो हाथ ठंडे हो रहे हैं और मैं बैग में साथ जर्सी वगैरह भी नहीं लाई, अब क्या करूं? अरीज ने कहा। तमला को था, मगर इसका दिमाग इस वक्त ख़राब हुआ जब इसकी नज़रों के तवाक़ुब में देखा। वो हमाल की जैकेट को देख रही थी। इसकी हरकतें अजीब से अजीब तर होती जा रही थी। हमायल, मुझे सर्दी लग रही है, जैकेट दो अपनी। इससे पहले कि अरीज साहिबा कुछ कहती, दमना ने पहली बार हिम्मत करके दफाई पोजीशन संभाली थी।
لیکن تم نے تو اپنی گرم شال پہن رکھی ہے۔ اس نے حمال کے ہاتھ سے اس کی جیکٹ کو جھپٹا اور شال اتار کر وہ پہن لی، پھر اس جیکٹ پر شال پہن لی۔ ارے ارے، اتنی بھی سردی نہیں ہے، اریج جیسے ہنسی پر ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ دملا جو اس کے چہرے پر ناگواری دیکھنا چاہ رہی تھی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی، الٹا وہ شرارتی سے انداز میں مسکراتی جا رہی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب لگا۔ میں جرسی نہیں لائی مگر شال ضرور لائی ہوں۔ اس نے گاڑی میں سے اپنا بیگ نکالا اور سامنے والی زپ سے ہی گرم شال نکال کر اوڑھ لی۔ ہمائل کی جیکٹ دملا سے بہت بڑی تھی، جس کے بازو بھی لٹک رہے تھے۔ ڈبل چیزیں پہننے کی وجہ سے اب اسے گرمی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر وہ اریج کو دینے کو کسی صورت تیار نہیں تھی، جیسے بچہ اپنی پسندیدہ چیز کسی دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، چاہے اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ دوپہر کا وقت تھا اور وادی میں ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ نیلے آسمان کی گہرائیوں میں اڑتے بادل پہاڑوں کے درمیان چھپنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہاں دریا کے کنارے بیٹھ کر اس کے بہاؤ کی آواز سننا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت کی موسیقی کی گونج ہو۔ قدرت کی اس دل افروز موسیقی کی گونج میں اریج کے کہکے دملا کے لیے حقیقتاً رنگ میں بھنگ کا کام کر رہے تھے۔ وہاں سے چلے تو آگے کچھ فاصلے پر چھوٹے سے گاؤں میں رکنا پڑا، کیونکہ باقی جیپ والوں کو یہاں سے چائے وغیرہ کچھ پینی تھی۔ سب لوگ نکل کر دریا کو قریب سے دیکھ کر لطف اٹھا رہے تھے۔ جب دملا نے حمائل کو اکیلا کھڑے ہوئے پایا، وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اریج اس کے آس پاس نہیں تھی۔ دملا نے شکر ادا کیا اور اس کے پاس پہنچی۔ اچھا غازی، میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ عجیب کھوکھلی سی تھی، جیسے وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے بہت عجیب لگا تھا۔ غازی بھائی سے بات کر رہے تھے؟ اس نے محض سر ہلایا، مگر وہ چہرے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ پریشان سا تھا۔ کیا ہوا؟ تم سب سے عجیب ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ دملا توقع کر رہی تھی کہ وہ جواباً کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے کہہ کر ٹال دے گا، مگر وہ کچھ دیر خاموش رہا، آس پاس دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے رش سے دور لے گیا۔ اس کا ایسا کرنا دملا کو تشویش میں ڈال رہا تھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ میر، کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہے ہو، گھر پر سب ٹھیک ہے؟ جواب خاموشی میں ملا۔ حمائل، کچھ تو بولو۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ مجھے پتا ہے یہ جگہ اور وقت یہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں، لیکن وقت کچھ پتا نہیں، سو ایک بات بغیر تہمید کے تمہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بہن، جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ صرف ایک بات کا تقاضا کر رہا ہوں کہ تم سے کہ وہ رکا، شاید الفاظ ادا کرنے سے جھجک رہا تھا۔ میں اس کا نام تک نہیں لینا چاہتا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس خارج کی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس آدمی کا نام لیتے ہوئے اپنے غصے اور نفرت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالم، اگر کبھی بھی تمہارے سامنے آئے، کوئی بھی منت سماجت کہانیاں سنائے، تم اس سے دور رہو گی۔ دملا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا، پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ رات حمائل کی گن کی نوک اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہونے لگی، لیکن اسے اب سامنے کھڑے شخص سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، اسے سالم کے نام پر کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اسے تکلیف پہنچی تو اس کے الفاظ سے پہنچی تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ میں سالم سے ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ اس کی آواز بھرائی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا دملا، صرف خبردار کر رہا ہوں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے غلط لوگوں اور بہت بڑے کرمنل سے تعلقات ہیں، مجھے شک ہے کہ وہ کہیں آس پاس ہے۔ کالام میں اسے دیکھا تھا، بس یوں ہی خیال آیا کہ اگر وہ کبھی بھی تمہیں پہچان لے یا تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی بات مت ماننا۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ سارم، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے میرے لیے، میں اس سے کیوں رابطہ کروں گی؟ میں نہ جانے کیا کیا سوچ کر، اور تم یہ سب سوچتے ہو میرے بارے میں؟ کیا میری گھر سے بھاگنے والی غلطی ابھی تک معاف نہیں ہوئی؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ دملا پلیز، اب تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ آئی سویئر میرا مقصد تم پر شک کرنا اور تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تم اب اس کے متعلق نہیں سوچتی، لیکن تمہاری حفاظت کے لیے بس خبردار کیا ہے۔ اس نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا۔ تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی، مگر اس کا دل زخمی ہو چکا تھا۔
آج سے پہلے اس نے اپنی بھاگنے والی غلطی پر کبھی اتنی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حمائل بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ اس نے تو اسے اپنی آنکھوں سے اس شام گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ الگ کہانی تھی۔ یہ مردوں کا معاشرہ تھا، خود اس نے جو کچھ بھی کیا تھا۔ بیوی کا پرانا عاشق کسی بھی محبت کرنے والے شوہر کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ کملا، اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز غلط مطلب مت لو، میں شک نہیں کر رہا۔ اگر تم پر اعتبار نہ ہوتا تو رخصتی ہی نہ کرواتا، تم سے شادی نہ کرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے اعتبار کی کرچیاں دیکھ کر دکھی ہوا تھا۔ اسے پچھتاوا محسوس ہونے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میری غلطی تھی، لیکن آئندہ کے لیے بس اتنا بھروسہ رکھو کہ دملہ نے بھی حمائل کا ہاتھ تھاما۔ بس اتنا بھروسہ رکھو کہ میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور حمائل شرمندہ سا کھڑا رہا۔ اسے روکنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس میں۔ شاید اس نے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں رکے، دملہ اداس اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ زبردستی ان لوگوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتی رہی۔ دریا کے کنارے پتھروں پر سکون آور ماحول میں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مارتے ہوئے بھی اس کے دل کی تشفی نہ ہو سکی۔ حمائل کے الفاظ نے اس کے دل کو چوٹ پہنچائی تھی۔ اگر وہ بس اتنا کہتا کہ اس نے سارم کو اس علاقے میں دیکھا ہے، تو کیا وہ سارم سے ملنے دوڑ پڑتی؟ وہ اس کی ٹین ایج کے دور کی غلطی تھی جو وقتی کشش کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، یہ تو اسے حمائل فاروق خان نے بتایا تھا، دکھایا تھا اور سکھایا تھا۔ خود ہی محبت کرنا سکھا کر وہ اس سے بے اعتبار تھا۔ جیسے تیسے اس نے آنسو پی لیے۔ باقی راستہ عریج کی الٹی حرکتوں نے بھی اسے کوئی فرق نہ پہنچایا۔ اس نے دھیان ہی دینا بند کر دیا تھا کہ وہ کیا بول رہی تھی یا کیا کر رہی تھی۔ اگلا پڑاؤ تھا مٹل تان ابشار۔ یہ ابشار اپنے قدرتی حسن اور دلکش مناظر لیے ہوئے تھی۔ پانی کا شفاف اور تیز دھارا جو بلند و بالا چٹانوں سے گرتا ہے، سیاحوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک مقبول سیاحتی مقام ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ابشار کے ارد گرد کے علاقے میں سرسبز وادیاں، بلند پہاڑ اور صاف پانی کی ندیاں ہیں جو اسے ایک مثالی قدرتی مقام بناتی ہیں۔ یہ کلام سے تقریباً 15 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا موسم معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے راستے بند بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں سیاح فوٹوگرافی، ہائکنگ اور پکنک جیسے مشاغل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بچے ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی سب نے بھی زیادہ بلندی پر جانے سے گریز کیا تھا۔ بہرحال تصاویر تو ہر جگہ کے ساتھ ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ دملہ اب حمائل کا ہاتھ تھامنے سے گریزاں تھی اور اسے یہ بات بہت زیادہ محسوس بھی ہو رہی تھی۔ اب لوگوں کے سامنے وہ اسے کیسے مناتا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ رات کے وقت جب وہ واپس ہوٹلز کی جانب جائیں گے تو اس وقت اسے منا لے گا۔ یہاں بھی انہوں نے معلوم جبہ کی طرح بھنے ہوئے خستہ مکی کے بھٹوں یعنی چھلی سے لطف اٹھایا۔ فرق اتنا تھا کہ معلوم جبہ میں ابلی ہوئی مسالہ دار کھائیں تھیں جبکہ یہاں بھنی ہوئی تھیں۔ سارا لطف تو سارم کے نام نے ہی کرکرا کر دیا تھا۔ اب تو مروتن باقی لوگوں کے سامنے خوش ہونے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ جب لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا سیاہ ماضی اس کے روشن حال اور مستقبل کو تاریک کرنے پہنچ چکا تھا۔ اسے سارم پر بہت غصہ آیا اور خود پر بھی کہ اس نے اس وقت اتنی بڑی غلطی کر کیسے لی۔ اس نے کیا سوچ کر گھر سے باہر قدم نکالا تھا، وہ بھی اس سارم کے لیے جو اتنا بزدل تھا کہ اس کے بعد پلٹ کر واپس دیکھا تک نہیں تھا۔ اسے سارم سے کوئی سروکار نہیں تھا، فکر تھی تو بس حمائل کی کہ کہیں وہ نہ اسے چھن جائے۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی مگر نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اس کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ شخص اس سے دور ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ اب اس کے بغیر رہ سکتی ہے؟ اس کا جواب وہ ابھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح اکیلا تھا۔ اتنے سال اکیلے رہ کر اب تو خاموشی اور تنہائی سے اسے اپنی ساتھی لگنے لگی تھی۔ رات کے 3 بجے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جب سے غازی اپنی جھلک دکھا کر گیا تھا اسے بے سکون سا کر گیا تھا۔ اس کی معنی خیز باتیں یوں ترین جیسے حمائل اس کا نہیں، وہ حمائل کا مجرم ہو۔ اوپر سے نہ جانے اس خاکی لفافے میں کیا تھا۔ انا کے مارے اس نے کئی دنوں سے وہ لفافہ کھولا ہی نہیں تھا۔ میر کو بھلا خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان سب کو اس کا ایڈریس آخرکار معلوم ہو ہی گیا تھا تو وہ خود کیوں نہیں آیا تھا؟ غازیان کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟
चाहे जो भी लड़ाई थी, लेकिन सगा भाई तो हमारे खुद ही था ना, तो दोस्त के हाथ पैगाम क्यों भेजा? और गाजियान इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा था? वो तो हर रिश्ते से ताल्लुक तोड़ चुका था, हर रिश्ता ख़त्म कर चुका था। ये सोचकर कि किसी को अब इसकी ना ज़रूरत है, ना ही इसकी कमी किसी को महसूस होती है, अपने वालिदैन तक को तर्क कर चुका था। लेकिन अचानक मीर ने यूं खत भेजकर इसे उलझन में डाल दिया था। इसकी स्टडी टेबल पर अभी भी वो लिफाफा रखा था, वैसे ही सेल्स शुदा। वो उठा, गिलास में पानी अंडेला और लिफाफे को देखते देखते गट से पी गया। क्यों मीर, अब क्यों तुम्हें शामिल की याद आ गई है? सर झटकते हुए आखिर हिम्मत करके वो उठा और लिफाफे को थामा। गाजियान इसे बीजार की कसम देकर गया था, पढ़ना भी लाजमी था, लेकिन इतने सालों के बाद हमाल का इससे रब्ता करना बहुत तकलीफदा बात थी। इसने लिफाफे को उल्ट पुल्ट कर देखा तो मेहर वगैरह से मालूम हो रहा था कि वो पाकिस्तान में ही भेजा गया खत था, जिसे गाजी इस तक लेकर आया था। इससे अचंभा हुआ, भला इसके नाम का खत को हमारे पाकिस्तान में क्यों पोस्ट करेगा? इसी हैरत में इसने लिफाफा चाक किया तो अंदर से दो तयशुदा कागजात और एक तस्वीर इसके कदमों में गिरी। इसने झुककर उठाए तो इसे खतूत पर मुख्तलिफ रंग नज़र आए। तस्वीर गैर दिलचस्पी से इसने एक नज़र देखा। दो प्यारे प्यारे से बच्चे, जिनकी उम्रें करीबन 5 साल थी, किसी पार्क में ज़मीन पर बैठे थे। दोनों के हाथ एक दूसरे के कंधों पर थे, बिल्कुल एक जैसे नकूश, एक जैसे चेहरे, एक जैसा हेयर स्टाइल। एक बच्चा बहुत खिलकर हंस कहका लगाकर हंस रहा था, जबकि दूसरा निस्बतन कम हंस रहा था। इनकी आंखों पर इसकी नज़र ठहर से गई थी। इसे झटका सा लगा और अपना बचपन याद आया। इसे हमारे याद आया था। वो बच्चे इनकी तरह आइडेंटिकल ट्विंस थे। इनकी आंखों का रंग इन दोनों जैसा ही था, शरबती। इसे अपना खोया हुआ वक्त याद आया। एक तस्वीर इसे आदम सवात के लालाजारों में ले गई। बेख्तियार इसने तस्वीर को छुआ, आंखों में नमी ठहर गई। तस्वीर पलटे बगैर इसने नम आंखों के साथ रख दी। न जाने दोनों बच्चे कौन थे और गाजी ने यह तस्वीर इसे क्यों दी थी। इसने दो कागजात में से एक की तह को खोला तो हैरत का झटका सा लगा। रंग बिरंगे टेढ़ी सीधी लकीरों से बने न जाने कौन कौन से खाके थे, जो किसी बच्चे के हाथ के बने लग रहे थे। इसी अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा भी हुआ था, जिसके आसपास ये फूल बूटे बनाए गए थे। इसने पढ़ने की कोशिश की, मगर लिखाई गैर वासिया थी। साफ पता चल रहा था किसी छोटे बच्चे ने लिखा था, कम बैक सून। इसे कुछ समझ नहीं आई। कागज के निचले दाएं कोने पर किसी का नाम लिखा था, फ्रॉम यलमाज। इसने नासमझी से वह खत टेबल पर रखा और दूसरा खोला, जो निस्बतन कदरे बेहतर लिखाई में और ज़्यादा रंगीन था। आई लव यू एंड आई मिस यू सो 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 मच, प्लीज़ कम बैक बाबा। इस इंग्लिश में लिखे गए जुमले के आखिरी लफ्ज़ ने इसे चौंकाया था। बाबा? इसने आगे पढ़ा, जो उर्दू में लिखने की कोशिश की गई थी। मैं आपसे खिलने नहीं मांगूंगा, आप बस वापस आ जाएं बाबा, मुझे आपके साथ बहुत 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 खेलना है। इमला की कई गलतियों और इंतहाई गैर वाज़ेह लिखाई के साथ भी वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगा, आप बस वापस आ जाएं बाबा, मुझे आपके साथ बहुत 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 खेलना है। इसका मफ़हूम समझते हुए इसने अगले जुमले पढ़े। मैंने गाजी चाचू से कहा ताकि वो आपको वापस ले आए। मेरे बर्थडे पर आप वापस आ जाएंगे ना बाबा? वो मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। क्या वो ख़त इसके लिए थे? लेकिन क्यों, और वो कौन थे? आई लव यू सो सो मच। इसने सो लिख कर आधा सफ़ा भरा हुआ था, साथ ही टेढ़े मेढ़े दिल के निशानात जगह जगह बनाए हुए थे। फॉर माई डियर 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 बाबा। इसने इस खत के कोने में नाम पढ़ा। अब हकीकतन इसे झटका लगा था, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में जकड़ा। इसने कुर्सी को थामा, अगर ना थामता तो शायद गिर जाता। अवल मीर हुमायूं खान। बहुत सजा संवार कर लिखा हुआ वो नाम इसकी रूह खींच गया। हवा में ऑक्सीजन जैसे किसी ने ख़त्म कर दी थी। इसे घुटन सी महसूस हुई। अवल मीर यानी? इसने ज़रे लब दोहराया। मीर का बेटा, हमायल का बेटा। इसने कपकपाते हाथों से तस्वीर उठाई। इन दोनों के नकूच में इसे हमायल और अपना चेहरा नज़र आया। इसे दमला का चेहरा नज़र आया। वो सारा धोखा जो हमायल ने इसे दिया था, वो फिर से याद आ चुका था। बाबा, उन्होंने मुझे बाबा क्यों लिखा है? हमायल ने इन्हें सिखाया है। वो जितना हैरान होता कम था। भला हमायल अपने बच्चों को क्यों इसके बारे में बताएगा? अगर इसके दो बेटे थे और एक का नाम जरताशा की ख्वाहिश पर अवल मीर रखा था, तो दूसरे का नाम शामिर होना चाहिए था, जैसा कि वो कहा करती थी। फिर इसके दूसरे बेटे का नाम यलमास क्यों था? इसने ख़त वहीं रखे और तस्वीर उठाई।
दोनों मासूम चेहरे इसे अजीब सी कशिश से खींच रहे थे। वो तस्वीर फेंक ना सका। मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि अपने चाचा को चाचू बाबा बुलाया करें। ये बड़े बाबा छोटे बाबा तो पहले से मौजूद हैं, और चाचा भी ओल्ड फैशन हो गया है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इनको हमारी शक्लों में फ़र्क तो पता चलना ही नहीं है। तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाना, बल्कि अगर इससे ज़्यादा अच्छा कोई लफ्ज़ हो तो वो बनाकर मुझे ज़रूर बताना। पागल इंसान, पढ़ाई कर लो, कल टेस्ट है। बच्चों के मुतालिक बाद में सोच लेंगे। इसे माजी की आवाज़ें इस तस्वीर से आने लगीं। मीर के बच्चे, तुमने मेरा मेकअप तोड़ा है ना? जरताशा की चलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। लो कर लो बात, 24 घंटे मेरे मासूम मासूम बच्चों को याद करते रहते हो। सारे मुझे भी तो याद आएंगे ना। हमायल बीजाल की आवाज़ आई थी। अब क्या करके आए हो? शामिल ने इसके सर पर किताब मारी तो इतनी देर में आगा जान की भी आवाज़ आई। मीर के बच्चे। खिलखिलाहटें कहीं धुंध में गायब हो गईं। इसने फिर से तस्वीर को छुआ। मीर के बच्चे, अब मेरे बच्चों ने क्या कर दिया? इसने हाँक लगाई थी। शामिल के आंसू बंद तोड़कर बह निकले। वो जैसा भी था, इसने जो कुछ भी किया था इसका भाई था, इसकी जान का टुकड़ा। वो इससे नफरत नहीं कर पाया। इतने साल नफरत नफरत का ढंढोरा पीटने के बाद इसे आज अंदाज़ा हुआ था कि इसने कभी इससे नफरत की ही नहीं थी। कभी किसी को अपने ही अक्स से नफरत हुई है भला? इसका दिल चाहा वो इसके सामने हो तो इसके गले लगकर खूब रोए, इसे बातें सुनाए, लड़े झगड़े, मगर इसके साथ रहे। इसका दिल मचला था। और ये दोनों बच्चे जिन्होंने बहुत मोहब्बत से अपने चाचू बाबा की जानिब ख़त लिखे थे, इनके मासूम लफ्ज़ों ने इसके पत्थर बन चुके दिल को चंद लम्हों में मोम किया था। इसने कपकपाते हाथों से लैपटॉप उठाया और बेड तक आया। मीर और यलमाज की तस्वीर इसके साथ रखी थी, जिसको वह बार बार देख रहा था। इसने लैपटॉप पर अपना इस्तीफ़ा लिखना शुरू किया। इससे मेल करके तस्वीर दोबारा उठाई। इन दोनों के नकूश में अब इसे अपना और हमाल का बचपन नजर आया था। चाचू बाबा, वो खुद ही सोचकर हंसा और आंसू पहुंचे। चाचू बाबा की जान। इसने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल मिलाई। एक बार, दो बार, बार बार फ़ोन करने पर किसी ने फ़ोन उठाया। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कल की ही फ़्लाइट बुक करवाओ। दूसरी जानिब किसी मर्द की आवाज़ गूंजी। लेकिन सर, पाकिस्तान में क्यों? वो भी अचानक। किसी से मिलने जाना है, पुराने रिश्तों को नई डोर से बांधने। इसने तस्वीर को मुस्कुरा कर देखा। मीर के बच्चों के पास। जी सर, क्या मतलब? इसने सर झटका। कुछ नहीं, तुम जल्द से जल्द मेरी फ़्लाइट बुक करवा दो। मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ोन बंद करके इसने फिर से तस्वीर को उठा लिया। मीर के बच्चे। इसे बहुत हंसी आई। मेरुदंड पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मछलियों से भरा हुआ। मतलब कि यहाँ मछलियों की कसरत की मुनासबत से ये नाम दिया गया है। वो आगे आगे चलता इनको टीचर की तरह गाइड कर रहा था और दमला खामोशी से इससे 2 कदम पीछे चल रही थी। बाकी सब दाएं बाएं और पीछे चल रहे थे। नहायत बुलंदी पर वाक़या ये जगह सियाहों का कलाम में पसंदीदा तरीन मुकाम है। माहीगिरी, घड़सवारी और पिकनिक पॉइंट्स की सहूलियात के साथ कश्ती पर बैठने जैसे तफरी सरगर्मियों के साथ ये जगह बहुत मुनफरिद सी है। होटल्स भी मौजूद हैं और छोटी सी मस्जिद भी जहां नमाज अदा की जा सकती है। मेहडन झील का इलाका देखने में यूँ नज़र आता है जैसे पहाड़ों ने कंधों से कंधे मिलाकर इसके गिर्द हिफाजी फसीलें बनाई हों, और वह खूबसूरत छुपे हुए ख़जाने की तरह इन पहाड़ों की दीवारों के अंदर सजी सजाई मौजूद हो। राजहंस जैसे खूबसूरत परिंदे इस झील की खूबसूरती को मज़ीद निखारते हैं। इनके अलावा घोड़े और दूसरे जानवर परिंदे भी। इस झील की खास बात इसके पानी का खूबसूरत रंग भी है, जो नीलगों, सब्ज और शिफाफ हीरे की मानद होता है। जहाँ इस जगह की खूबसूरती काबिले दी थी, वहीं कटे हुए दरख्तों को देखकर इन्हें तकलीफ सी महसूस हुई। यही दरख्त जो इस इलाके को जन्नत नज़ीर बनाते थे, इन्हें ही काट कर अपना ही नुकसान करने की पुरानी पाकिस्तानी रवायत यहाँ भी कायम थी। न जाने जिद्दत के नाम पर हम कब अपने कुदरती असासे ज़ाया करना बंद करेंगे, हमारे ने अफसोस से कहा। इसके अलावा वो अब तक जितनी जगह घूम कर आए थे, सिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जगह जगह अपने पीछे कूड़ा क्रिकेट फेंक जाते थे। यहाँ भी ऐसा ही किया हुआ था। कुदरत के शाहकार को अपनी बुरी आदत से खराब करना कोई हम पाकिस्तानियों से सीखे। जब जा बिखरे जूस के खाली डिब्बों को देखते हुए अरीज ने अफसोस का इजहार किया। हमारे भाई का हम ये सब समेट दें? अरीज की अनोखी फरमाइश पर सब ने इसे हैरान होकर देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? सब के सब सिर्फ अफसोस करने और दूसरों पर नुक्ताचीनी करने से काम नहीं चलेगा। चलो शाबाश, रहपर से ही तो हैं, कौन सा वॉशरूम साफ करने का कह रही हूँ।
सबकी हंसी निकल गई। वो कभी भी कुछ भी बोलती थी, ये इसकी पहली बात थी जो दमला को भी अच्छी लगी थी। हाँ, अरीज ठीक कह रही है, घूमना फिरना बाद में करते हैं, पहले काम पर लगते हैं। दमला के बोलने से पहले बाजू फोल्ड करते हुए हमाल ने इसकी तायद की। चाहते ना चाहते हुए भी बाकी सबको इनकी बात मानना पड़ी। पहले तो दूसरे सियाहों ने इन्हें हैरत से देखा, फिर एक दो करते करते काफी सारे लोगों ने इनकी मदद की। आपस में अलिक सलिक भी होती रही और जगह भी कूड़े से साफ होती रही। ज्यादा लोगों के मिलकर काम करने से थोड़े से वक्त में सारी जगह फिर से साफ सुथरी और पुरकशिश हो चुकी थी। कूड़े को बड़े बड़े थैलों में डालकर उन्होंने मुकामी लोगों के हवाले कर दिया ताकि वो इसे अच्छे से डिस्पोज कर सके या फिर चाहें तो आग जलाने में इस्तेमाल कर लें। झील के पानी से बारी बारी हाथ धोते हुए वो बड़ी सी चटाई डालकर बैठ गई। वहां बने छोटे ढाबे नुमा होटल से चिकन कढ़ाई, मछली बनवाई, कोल्ड ड्रिंक्स जो रास्ते से ली थी, चाय कहवा पकौड़े और न जाने किस किस चीज़ से इंसाफ किया। हमायल आप भी लेना। अदील ने खाने के बाद ड्राई फ्रूट्स का पैकेट इसके आगे करते हुए कहा, शुक्रिया यार, लेकिन मैं ये नहीं खा सकता, सॉरी। इसकी नज़रें दमला की जानिब ही थी जो इस बात से मुकम्मल तौर पर बाखबर थी, लेकिन खुद को लाताल्लुक जाहिर करते हुए कहवा पीने में मशगूल थी। चाय से ज़्यादा अभी से कहवा अच्छा लगता था। वो क्यों भाईजान, ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं क्या? बहजाद ने सवाल किया। अरे नहीं नहीं, वो दरअसल हमारे भाई को पीनट एलर्जी है, अरीज ने झट से जवाब दिया था। ओहो, चलें आप कुछ और ले लें, ये कोकोमो और चिली मिली खा लें। शमसा ने इसे पैकेट्स पकड़ाते हुए कहा तो इसने हंसते हुए पैक कर लिए। ये कोकोमो वालों ने कस्टमर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही मजाक किया होता है, इसने पैकेट खोलकर एक ही दफ़ा मुंह में अंडेलते हुए कहा। जैन घुटनों के बल रेंगता हुआ हमाल के पास आकर बैठा तो इसने इसे गोद में उठा लिया। वैसे ये ट्रिप सारी जिंदगी याद रहेगी। सब जगिन की बात से मुत्तफिक थे। अरीज ना होती तो दमला भी दिल से ये बात मानती, मगर इसकी वजह से सारा चार्म फीका पड़ गया था। हमाइल भाई, हम यहाँ से वापस को रवाना हो जाएंगे, लेकिन आप दोनों के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मिलकर, लेकिन हमने शायद आपका हनीमून ट्रिप खराब कर दिया ना? सवेरा ने मौजरत भरे लहजे में कहा तो वह हंस दिए। ऐसी कोई बात नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा कि हमें नए दोस्त मिल गए। कभी कभी मुख्तसर मुलाकातें सारी ज़िंदगी के लिए आपको खूबसूरत यादें फराहम कर जाती हैं, और हम सब की ये मुलाकात सारी ज़िंदगी के लिए यादगार रहेगी, इसने जैन को प्यार करते हुए कहा। सो तो है, वैसे आप लाहौर रहते हैं तो हमारे घर ज़रूर आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी, शमसा और अबैद ने खलूस से कहा था। जी जी बिल्कुल, अब तो नंबर्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। दमला की खामोशी को किसी ने इतना महसूस नहीं किया था क्योंकि वो इन्हें कम गो लगी थी। अरीज को अलबत्ता दोनों के चेहरों से कुछ गड़बड़ सी महसूस हो गई थी। दमला मैडम, तुम्हें अच्छी खासी वाली अकल सिखाने का वक्त आ गया है। छोटे छोटे शौक से काम अब नहीं चलने वाला, इसने दमला को घूरते हुए सोचा। यहाँ की कश्तियाँ फजाकुट की कश्तियों जैसी डब्बा नमा नहीं थी, बाकायदा असल कश्तियाँ थी जिन पर बैठकर आप पूरी झील के मंजर से लुत्फ अंदोज हो सकते थे। दमला की तवक्को के ऐन मुताबिक रजित साहबा इन्हीं के साथ आकर बैठ गई थी। अच्छी बात यह थी कि इनके दरमियान नहीं आकर बैठी। हमाल ने इस सब के दौरान जबरदस्ती दमला का हाथ थामे ही रखा था। कश्ती के बाद बाकी लोगों में से कुछ ने घड़सवारी की और सैफुल्ला झील की जानिब निकल गए। ये झील मैहडन से तकरीबन 10 मिनट के ही फासले पर मौजूद है और इसी की तरह खूबसूरती में बेमिसाल भी। झीलों की सैर के बाद वह वापस कलाम की जानिब रवाना हो गए। थकन से इतना चूर थे कि बस दिल चाह रहा था कि गाड़ी में ही सो जाएं। अल्लाह अल्लाह करके वो अपने अपने होटल्स के कमरों में पहुंचे, मगर अरीज तो जोंग की तरह इनके साथ साथ ही थी। दमला से बातों के बहाने वो इनके कमरे में आ बैठी और आगे पीछे की न जाने कौन कौन सी बातें सुनाने लगी। फिर भूख भूख का शोर मचाकर हमारे से खाना ऑर्डर करने का कहकर वहीं दस्तरख्वान लगाकर बैठ गई और इन दोनों को भी बिठा लिया। हमारे को दमला से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी उन्होंने रोटी की जानिब हाथ बढ़ाए ही थे कि हमारे का फोन बजा और वह बालकनी की जानिब चल आ गया। दमला हरीज को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए खाने के साथ इंसाफ कर रही थी। गुस्सा तो तुम्हें बहुत आ रहा होगा मुझ पर, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पास मेरी कीमती चीज़ जो मौजूद है। अरीज की जुबानी सी बात पर इसे झटका सा लगा। क्या मतलब? इसकी नज़रों के तवाक़ुब में देखा तो इसका दिमाग हकीकतन उड़ा था। वो बालकनी में खड़े हमाल की जानिब देख रही थी। क्या बकवास कर रही हो? इसका जब्त भी आखिर कहाँ तक साथ देता? बकवास नहीं कर रही हूँ मेरी जान, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारी ठंडी किस्मत जैसा। इसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो तवक्को नहीं कर रही थी कि अरीज इतने वाज़ेह अल्फाज में ये सब बोल देगी। इसका शक यकीन में बदल चुका था कि वह हमाल के पीछे है। व्हाट द हेल! वो फर्श से उठी और इसके पीछे पीछे अरीज भी, जिसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी।
सॉरी, मुझे ज़रूरी काम है यहाँ, आप दोनों एंजॉय करें, मैं कुछ देर में आ जाता हूँ। हमाल ने इसकी बुलंद आवाज़ नहीं सुनी थी, ना इसका गजीलापन देखा था। शायद वो अजलत में ध्यान देना भूल गया था। अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियाँ उठाकर वो कमरे से बाहर चला गया। अरीज ने इसके जाने के बाद फ़ौरन दरवाज़ा लॉक किया था। तुम इस दमला एहसन तो टोक बात करते हैं। खाने को दस्तरख्वान समेत घसीट कर खाने को दस्तरख्वान समेत घसीट कर इसने एक कोने में कर दिया। क्या टोक बात करनी है तुम्हें? इसने बाजू लपेटते हुए सवाल किया। अरीज हाथ झाड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस तक आई। पागल तो तुम हो नहीं जो समझ ना सको। देखो तुम। दमला ने हाथ के इशारे से इसे धमकी के अंदाज में देखा तो अरीज ने नरमी से इसका हाथ नीचे कर दिया। धमकी किसी और को देना, पहले मेरी बात सुनो। चुपचाप मीर की जिंदगी से निकल जाओ वरना मुझे निकालना आता है। वो जैसे हमारे भाई से सीधा मीर पर शिफ्ट हुई थी। दमला का खून खोल उठा। होश में तो हो, क्या बकवास कर रही हो? इसने अपने हाथों को अरीज की गालों तक पहुंचने से न जाने कैसे रोका हुआ था। होश तो मैं बहुत पहले खो बैठी थी। तुम जैसी छोटी सोच की बदमजाज लड़की के साथ वो जचता ही नहीं है। इतने प्यारे, इतने हैंडसम और खुश अखलाक मर्द के साथ कोई इस जैसी जचती है। दमला को अपने कानों पर शुबा हुआ वो किस कदर बेशर्मी से इसी के शोहर पर हक जता रही थी। शटअप अरीज, दफा हो जाओ इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। वह हंसी। हाथ उठाना, खुद को ओवर स्मार्ट समझना, बात बात पर बेइज्जती करना ही तुम्हारा शिवा है। पता नहीं मीर को तुम्हें नजर क्या आया था। घर वालों ने यकीनन जबरदस्ती की होगी। इसने मुठियां भेजी। वो मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात जानती हो। मैं इसकी मोहब्बत हूँ, सिर्फ मैं, और तुम कुछ नहीं हो। वो जो तुम्हारे साथ अच्छा पेश आता है ना, वो मेरी वजह से, क्योंकि तुम मेरी कज़न हो। अरीज के चेहरे की मुस्कुराहट इसे मजीद तैश दिला रही थी। किस कदर गलत फहमी है ना तुम्हें। मर्द की मोहब्बत हर रोज़ बदलती है। आज तुम हो, कल कोई और होगी। मसलन तुम्हारे बाल बहुत पसंद है ना इसे। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपने बाल इसको तंग करने के लिए काटे थे। वो फटी आंखों से इसे देखने लगी। ये बात इसे कैसे पता चली थी? बाल तो इसे किसी और के भी पसंद आ सकते हैं, कभी सोचा है? मिस दमला एहसन जी, वो लाजवाब सी इसे देखती रह गई। वो है ही ऐसा कि किसी को भी इससे मोहब्बत हो जाए। दमला ने इसे बाजों से पकड़कर झंझोड़ा। पहले तो अल्फाज दुरुस्त करो मिस दमला। नहीं, मिसेस हमाल फारूक खान हूँ मैं, और मेरी बात कान खोलकर सुनो। अरीज जावेद वो मेरा शोहर है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। वो मेरे अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं। मैं इसके दिल की इकलौती मालिक हूँ, इसने फखरिया अंदाज से कहा। अरीज ने आहिस्ता से इसका हाथ हटाया। कुछ फहमियों की मलका, कभी सोचा है तुम्हारा ये स्टेटस छिन भी सकता है? अभी तो तुम मिसेस हमायल खान हो, लेकिन कल को कोई और भी तो हो सकती है। तुम्हारी भी ये अकड़ ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाली। दमला का हाथ उठा था मगर इसने हवा में ही रोक लिया। ये छोटी हरकतें ही तुम्हें ले डूबेंगी। वो तो तुमसे मोहब्बत करता ही है, लेकिन क्या तुम इसकी इस बेलोस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रही हो? अरीज ने झटक कर इसका हाथ दूर किया। वह लाजवाब हो चुकी थी। मोहब्बत बदले में मोहब्बत मांगती है दमला। वो भी एक ना एक दिन पीछे हट जाएगा, बेजारी से बाहर मोहब्बतें तलाश करेगा। इस सब में दूसरी औरत का कसूर नहीं होगा। ये सब तुम करोगी। तुम अपने हाथों से अपने नसीब की खुशियाँ दूसरी औरत की झोली में डालोगी, क्योंकि तुम नाशुक्री हो। तुम्हें इससे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। कमरे में सुनाटा सा छा गया। इसके अल्फाज खोने लगे थे। वो इतना सब कैसे जानती थी? बकवास बंद करो। नजरें चुराते हुए वो बोली, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। लॉजिक से जवाब दो, क्या वो डिजर्व नहीं करता एक मोहब्बत करने वाली साथी, घर का सुकून? निकलो यहाँ से, आउट। वो इसका बाजू पकड़कर दरवाजे तक ले जाने लगी। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन कोई और आ जाएगी, क्योंकि तुम बेवकूफ़ और नाशुक्री लड़की हो, जिसे अपने इतने मोहब्बत करने वाले शोहर की कदर नहीं, इस इंसान की कदर नहीं जिसे लोग दुआओं में मांगते हैं। बिन मांगे मिल जाने वाली चीज़ की लोग इसी तरह नाकदरी करते हैं। तुमने कभी इसे मोहब्बत नहीं की। वो तुम जैसी खुदगर्ज लड़की डिजर्व नहीं करता। जो शटअप, जस्ट शटअप। वो जैसे बदहवासी में फट पड़ी थी। तुमसे किसने कहा कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं है? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, सुना तुमने? इसे बाजों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। मैं इसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी सारी जिंदगी इसी के नाम है। मेरे दिल के साथ इसकी धड़कनें जुड़ी हैं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी कम मोहब्बत नहीं करती। मैं इसके बगैर एक पल नहीं रह सकती, तो इसे हमेशा के लिए तुम्हें कैसे सौंप दूँ? वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त, मेरा हमसफ़र और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो सिर्फ मेरा है, समझी तुम? सिर्फ मेरा, हमारे सिर्फ मेरा है। इसकी आवाज़ बहुत बुलंद हो चुकी थी। इसने झटके से अरीज का बाजू छोड़ा, तब भी इसके चेहरे पर वही सुकून छाया हुआ था। उल्टा वो हंसने लगी थी। फूली हुई सांसों के साथ अरीज को देखते हुए इसे इसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ।
शुक्र है अल्लाह का, तुमसे सच उगलवाने के लिए मजीद ड्रामा नहीं करना पड़ा और तुम्हारी ये छोटी अकल जल्द ठिकाने लग गई। वो समझ नहीं पा रही थी क्या मतलब, अब क्या बकवास कर रही हो। वो हंसी चली गई। उफ तौबा, इतनी ढीठ हो तुम दमला, कितना लंबा ड्रामा करना पड़ा मुझे। थक गई थी मैं यार। वो टुकर टुकर इसे देखती गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ उल्टा सीधा पीकर आई हो। इसे अब लगने लगा था कि नशे में अरीज ने वो सब बातें कही थीं। इसे तशवीश में देखकर वह मजीद ऊंचा हंसने लगी कि दोहरी हो गई। एक मिनट, हंसते हंसते वह फर्श पर बैठती चली गई। सॉरी, सबर सबर। वह बमुश्किल कहकों पर काबू पाते हुए इसका बाजू पकड़कर खड़ी हुई। मेरी अब तक की सारी बकवास बातों में से किसी एक में भी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे हमारे भाई से अल्लाह माफ़ करे कोई अट्रैक्शन वट्रैक्शन मोहब्बत शबत हो गई है। तौबा, सीधी सिंपल बात, नो बकवास। असल में इसने रुक कर गहरा सांस लेकर हंसी पर आखिरकार काबू पा लिया। यार मैं ड्रामा कर रही थी, हमारे भाई पर नजर। उफ, छी छी, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। इसने झुरझुरी लेते हुए कानों को हाथ लगाते हुए कहा तो दमला पलकें भी ना झपक सकी। वो क्या कह रही थी इसके सर के ऊपर से गुजर गया। नहीं समझी। अरीज के सवाल पर इसने नफी में सर हिला दिया। ओके, इधर बैठो, आओ। इसका बाजू पकड़कर इसे बेड पर बैठने का कहा और खुद पाँव ऊपर करके मजे से चौकी लगाकर बैठ गई। कहाँ से शुरू करूँ? तो बात यह है प्यारी कज़न कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हमारे माँ बाप के आपस के झगड़ों की वजह से माजी में जो कुछ भी हुआ, हम कज़न्स होते हुए भी कैसे एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, वो बातें मैं याद भी नहीं करना चाहती। मुस्कान आपी और अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है मुझे ये अच्छी तरह मालूम है। मैं मुस्कान आपी की बहन ज़रूर हूँ, मगर मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, बल्कि तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए हमेशा दुआ की है। वो पलके झपके बगैर इसे सुन रही थी। ये कैसा इंकशाफ कर रही थी जो इसे पता ही नहीं चल सका। तुम्हारी टीन एज की गलती थी जो तुमने छुपा हुआ दोस्त बनाया और फिर वो मैसेजेस पकड़े गए। लेकिन मुझे हमेशा से बुरा लगता था जब खानदान के लोग तुम्हें इस एक गलती की वजह से परेशान करते थे, ताने सुनाते थे। तुम्हारी चिड़चिड़ी आदत भी पहले मुझे बुरी लगती थी, मगर फिर मैं समझ गई कि ये इन सब तानों और बातों का रिएक्शन है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, तुम्हें समझाना चाहती थी कि तुम्हारी वो एक गलती तुम्हारी सारी जिंदगी पर असर नहीं कर सकती। आगे बढ़ना सीखो। दमला की आंखों में आंसू भरे। वो क्या जानती थी कि बात सिर्फ मैसेजेस तक थी ही नहीं, वो तो इंतहाई कदम उठा चुकी थी। मुस्कान आपी मेरी बहन है, लेकिन साफ अल्फाज में बोलूं तो वो तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं है। मैं और आरिश इन्हें समझा समझा कर थक गए हैं, मगर वही टिपिकल नंद भाभी का बैर पाले बैठी हैं। खैर, जब तुम्हारी शादी हमारे भाई से हुई तो इसने इसके हाथ थामे। यकीन करो तमला, मुझे आशीष से भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहती थी तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो, इन सब टॉक्सिक रिश्तेदारों और अबरार भाई मुस्कान आपी से दूर रहो। मैं बहुत खुश थी दमला, लेकिन फिर मैंने तुम्हें इस दिन हमारे भाई से बात करते सुना जब इन्हें एलर्जी का अटैक हुआ था और हम लोग नाश्ता लेकर हॉस्पिटल गए थे। दमला को शौक सा लगा। क्या बात सुनी तुमने? इसका दिल जोर जोर से धड़का था कि कहीं इसने इनके पहले से निकाहशुदा होने की बात ना सुन ली हो। तुम इन्हें मरने की बद्दुआएं दे रही थी। आंखें शौक से फैली और वो नजरें चुराने लगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कातिल नहीं बनना चाहती, वरना मैं तो दुआ ही करती कि तुम्हारा ये गला हमेशा के लिए ही बंद हो जाए। फिलहाल अगर तुम ऊपर पहुंच गए तो इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा। इस दिन तलखी से कहे गए अपने अल्फाज याद आने पर वो शर्मिंदगी से गड़ जाने को तैयार थी। मर जाता तो सारी जिंदगी तुमने ही रोना था। यू विश। हंसी उड़ाते हुए इसने बेदर्दी से जवाब दिया था। इस दिन शुक्र है कि फूफो मुझसे कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुई थी। मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था, भला एक नई नवेली दुल्हन अपने शौहर को इस किस्म की फजूल बात क्यों कहेगी। खैर, मैंने इग्नोर किया और किसी को खबर तक नहीं होने दी, क्योंकि दमला लोगों को बातें बनाने का एक और मौका मिल जाता। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहने लगी। इसके बाद तुमने मेरा दिमाग इस दिन खराब किया जब तुम्हारे पाँव पर चोट लगी थी। मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए रुकी थी, मगर जब मैं खाने का पूछने तुम लोगों के कमरे की जानिब आई तो फिर से तुम बकवास कर रही थी, मुझे हमारे भाई से जोड़ रही थी। इसने होंठ भेजे। जितने दिन ये यहाँ रहेगी मुझे इस कमरे में तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी। तुम अजाब कम थे जो अब ये भी अटपकी है। हर एक रिश्ते की मुखलसी पर शक नहीं करते दमला, बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। इसी से प्लीज़ शादी कर लो, मेरी जान छोड़ दो। वो अरीत को थोड़ी देर पहले क्या क्या कह गई और अब खुद मुजरिम बनी इसके सामने नजरें नहीं उठा पा रही थी।
उस दिन मेरा दिल चाहा कि तुम्हें रख कर थप्पड़ लगाऊं, लेकिन हाय क्या करूं, मेरी मासूम आदत। इसने बात को हल्का फुल्का रख देने की कोशिश की, मगर वो जानती थी बात छोटी नहीं थी, वो खुद ही थी जिसने इसे हमाल के साथ मंसूब करना शुरू किया था। मुझे गुस्सा तो आया ही, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से डर लगा कि कहीं हमाल भाई तुम्हें छोड़ ना दें। हर एक की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है दमला, और मैं हमाल भाई की बर्दाश्त ख़त्म होने से पहले तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। मेरी जगह कोई और भी हो सकती थी। याद है बाकी सबको कैसे क्रश था हमारे भाई पर। अगर इनमें से कोई तुम्हारी ये बकवास सुनकर खानदान में मशहूर कर देती, हमारे भाई को तुमसे छीनने और तुम्हारा घर तोड़ने की वाकई साजिश करती, तो फिर इसकी गालों पर आंसू बह रहे थे। वो कितनी बेवकूफ़ थी। जितने दिन मैं वहाँ रही, मैंने तुम्हें जानबूझकर एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो तुम्हारे लिए कितने अहम हैं। तुम इन्हें खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर तुम इनसे अलग हुई तो ख़ानदान वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मेरी सगी बहन तुम्हें घर पर रखने को राज़ी नहीं होगी। मुझे लगा कि फूफा की डेथ के बाद तुम्हें अक्ल आ गई होगी और तुमने हमारे भाई के साथ एडजस्ट कर लिया होगा। मोहब्बत बात में सही, फिर मैंने तुम्हें यहाँ देखा इनके साथ। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे दिल के जज्बात आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इत्तेफाक देखो, मैंने फिर से तुम्हारी बकबक सुन ली। इस वक्त मेरा सच में दिल चाहा तुम्हें उठाकर दरिया में फेंक दूं, लेकिन मैंने शौक देने का फैसला किया। अब उम्मीद है तुम्हें समझ आ चुका होगा कि हमारे भाई हीरा हैं। इनकी कदर करो प्लीज़। मैं तुम्हारी बहन हूँ दमला। मुझे तुम्हारी फिक्र है। जो खुशियाँ अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखी हैं, इनको ठुकराओ मत प्लीज़। और जो तुम्हारी ये कभी भी कुछ भी बद्दुआ देने की आदत है, इसे बदल लो प्लीज़। तुम्हारी बद्दुआएं लौट ना आए, मुझे इस बात से भी डर लगता है। वो खामोश हुई तो दमला ने सर उठाकर इसे देखा। पहली बार इसे एहसास हुआ कि खानदान में कोई इसकी परवाह करने वाला भी मौजूद है। इसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई। आई एम सॉरी, इसने बमुश्किल कहा, क्योंकि रोने की वजह से इससे बात नहीं हो पा रही थी। ओह क्राई बेबी, खबरदार ये फिल्म यहाँ चलाई, बहुत हो गया रोना धोना। इसने इसके आंसू साफ किए और इसके गले लग गई। हमारे भाई से सॉरी करो और जो जो अल्फाज मेरे सामने कहे हैं वही इनको कह दो। सिंपल, सब कुछ ठीक हो जाएगा जानी। अरीज सब कुछ इतना आसान समझ रही थी, मगर था नहीं। दमला ने मजीद रोना शुरू कर दिया। अरे मैडम, क्या हुआ दमला यार, मुझे तुम परेशान कर रही हो। वो रोती ही चली गई। बहुत सालों के बाद किसी के गले लगकर इसने अपने दिल का गुबार हल्का करना चाहा था। वो चिड़चिड़ी इसी वजह से थी कि अपनी तकलीफ बयान करने के लिए इसके पास कोई दोस्त था ही नहीं। हमारे तो खुद मुजरिम था। मजीद यह कि वो इस मौजू पर बात ही नहीं करता था। अम्मी और आयशा से बहुत प्यार था, मगर दोस्त वाला रिश्ता कभी नहीं रहा था। दमला क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ। वो भी अब मजाक से हटकर संजीदगी से पूछ रही थी। हमाइल, क्या हमाइल, आगे भी तो बोलो। वो इससे अलग हुई। वो जैसा नज़र आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है इसके। वो रुकी। इसके दो रूप हैं, एक जो तुम्हें नज़र आता है वो, और दूसरा। वो सर झुका गई तो अरीज को झटका सा लगा। क्या मतलब? क्या वो तुम्हें मारते पीटते हैं, तंग करते हैं? इसने बेयकीनी से सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, गैर मशरूत मोहब्बत करता है। कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। मारपीट तो बहुत दूर की बात है। शायद ही इतना अच्छा कोई और होगा। अरीज ने इसे ना समझी से देखा। फिर क्या मसला है, क्या बोल रही हो? साफ साफ बताओ। अगर वो अच्छे हैं तो फिर तुम क्यों इस शादी से नाखुश हो? बस इस वजह से कि फूफो लोगों ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ देर की खामोशी के बाद इसने अपनी कहानी इसके आगे खोलकर रख दी। पहली बार इसने अपने दिल के सारे आबले खोलकर किसी आहंग को दिखाए थे। सारम से फेसबुक की दोस्ती, फेसबुक से व्हाट्सएप, और फिर मिलने मिलाने से लेकर गुलबाज की मेहंदी वाले दिन भागने, हमायल का इससे निकाह करना, सब कुछ बता दिया। अरीज मुंह खोले फटी निगाहों से देखते हुए सुन सी रह गई। वो सारी कहानी सुनाकर चुप हुई। कुछ देर अरीज बोल ना सकी। दमला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हमारे भाई वो ऐसा नहीं कर सकते। वो हवस परस्त नहीं हो सकते। मैं जब जब इनसे मिली, इनसे बात की, इनकी नज़रों में दूसरी औरतों और अपने लिए सिर्फ एहतराम देखा है। तुम्हें ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इसी ने नफ़ी में सर हिलाया। कैसी गलतफहमी? निकाह ख्वाह ने हमाल के नाम का निकाह पढ़वाया था और वो नौकरानी मुझे बता रही थी कि वो ही मुझे लेकर भी गया था। अरीजा ने सर पकड़ लिया। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। हमाल भाई, इसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। उफ। वो बेड से उठ खड़ी हुई और कमरे में टहलने लगी। तुम्हें घर वालों में से किसी को तो बताना चाहिए था। ये जुर्म है, वायलेंस है।
मार देते वो सब मुझे। कमला ने इसकी बात काटी। देखो, मैं बहुत आज़ाद ख्याल लड़की हूँ। मैं तुम्हें घर बचाने के लिए उल्टे सीधे मशवरे नहीं दूंगी। अगर वो इंसान ऐसे करैक्टर का है तो फौरन छोड़ दो इसे। बाद में औरत के पैरों में बच्चों की बेड़ियां डाल दी जाती हैं तो अपनी ज़िंदगी मैं नहीं छोड़ सकती। हमाल को अरीज, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। वो बहुत अच्छा है। तुम समझ नहीं रही कि मैं किस मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। मैं सब कुछ भुलाकर इसे दिल से अपना भी नहीं सकती और इससे दूर भी नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता इसने क्या जादू कर दिया है कि इससे दूर जाने की सोच मेरी सांसें रोक देती है। वो बच्चों की तरह रोई तो अरीज तशवीश में इसके सामने घुटनों के बल बैठी। दमला, इधर देखो, मेरी बात सुनो। इसे पुरसुकून करने के लिए इसने इसके हाथ थामे। मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। अरीज, मेरी हालत कोई नहीं समझ सकता। मैं इससे दूर नहीं जा सकती। मैं इससे बहुत 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 मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं कह भी नहीं सकती। वो अच्छा अच्छा, ओके, रिलैक्स, काम डाउन। गहरा सांस लो, गहरा सांस। इसके ठंडे पड़ते हाथों को मलते हुए इसने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की। चुप, बिल्कुल चुप। वो कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पास ही हैं। रिलैक्स, ओके। वहां से उठते हुए इसने इसे गिलास में पानी डालकर दिया। काफी देर के बाद कहीं जाकर वो इस कैफियत से संभली थी। अभी फिलहाल इस सब को छोड़ो। सवात ट्रिप एंजॉय करो। हम कल जा रहे हैं। तुम दोनों आराम से बैठकर इस मामले को हल करना। इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए इसने बच्चों की तरह इसे समझाया। इन्हें पूछना, लड़ना, झगड़ना, जो भी करना, मगर सवाल जरूर करना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर वो माफ़ी मांगे और तुम्हारा दिल माफ़ करने को तैयार हो जाए तो प्लीज़ फिर अना और मोहब्बत में से मोहब्बत को ही चुनना। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और भी होती वो यही करती। मगर ये बद्दुआओं वाला सीन अब बस कर दो। जिनसे मोहब्बत हो इनको बद्दुआएं नहीं दिया करते। दमला, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। वो बड़ी बहन की तरह इसे नसीहतें कर रही थी। अपने दिल की सुनना। जो तुम्हारा फैसला हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन प्लीज़ इनकी तरफ की कहानी भी मुकम्मल सुनना। अधूरी कहानियाँ और यकतरफा दास्तानें तस्वीर का सिर्फ एक रुख पेश करती हैं। तुम अपनी कहानी तो जानती हो, लेकिन इनकी कहानी भी सुनकर देखना। मैं इनके अमल को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन जज्बात और अना को साइड पर रखकर सिर्फ एक बार तसल्ली से इनकी सारी बात सुनना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। वो एक बार फिर इसे गले लगाकर तसल्ली देने लगी। कभी कभी कितने गैर मुतवक्का वाक़यात रोनमा होते हैं। वो अरीज से नफरत करती थी, लेकिन घड़ी भर में वो इसकी सबसे बड़ी राजदार बन चुकी थी। इसके सामने दिल का गुबार निकालकर इसे हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा था। ये ऐसी बातें थीं जो वो आयशा से भी नहीं कर सकती थी। हमायल ठीक कहता था कि हर रिश्ते की मुखलिसी पर शक करना बिल्कुल गलत बात थी। कलाम ने इसको एक मुखलिस दोस्त दे दी थी, वो जिससे सारी ज़िंदगी चिढ़ती रही थी। अरे, ये इसका दिल बहलाने के लिए इसे होटल से बाहर ले आई थी। कलाम की दुकानों और गलियों में घूमते घूमते इसने हल्के फुल्के अंदाज में इसको तसल्ली दी, इसकी ढाढ़ बंधाई ताकि वो हमाल से हिम्मत करके कोई फैसला कन बात कर सके। काफ़ी देर के बाद वो इसे इसके होटल के बाहर वापस छोड़कर चली गई थी। अरीज ने तो इससे कुछ दिन ठहर जाने का कहा था, लेकिन वो खुद आज ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो इसे इसकी तरफ की कहानी सुनने को तैयार थी, जो सुनने से इसने शादी के पहले रोज़ इनकार किया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं वह वापस इसी रूप में ना आ जाए। हिम्मत किए बगैर अब गुजारा भी नहीं था। इसकी मोहब्बत हर गुजरते रोज़ के साथ मजीद जोर आवर होती जा रही थी और इसे डर था कि जिस लम्हे इसने अपने दिल का ये राज इसके आगे खोला वो इसे छोड़ देगा। इसे डर था कि वो इसकी बदतमीजियों और अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो। वह कमरे की जानिब चलते चलते खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मेरी ज़िंदगी से हमाल चला गया तो मैं क्या करूँगी? इसने खुद से सवाल किया। और तस्वीर क्या इसने खुद से सवाल किया और तस्वीर किया कि अगर वो इसे छोड़ दे, इसका नाम अगर हमाल के नाम से अलग हो जाए, वो किसी और का हो जाए। इसने गहरा सांस लेने की कोशिश की, मगर इस ख्याल से ही इसका अपना दिल बंद सा होता हुआ महसूस हुआ। तो क्या करूँगी मैं? सवाल वही का वही था। तो मैं उसी दिन मर जाऊँगी। इसने कमरे के दरवाजे तक पहुँच कर खटखटाया। दरवाजे तक बढ़ते इसके कदमों की आहट ने इसकी धड़कन मज़ीद तेज़ की। वो खौफजदा थी। कौन? मैं हूँ, इससे बमुश्किल बोला। क्या मैं कौन? बकरी? दरवाज़ा खुला तो वो हमेशा की तरह चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। वो कपड़े बदल चुका था और बाल बिखरे हुए थे, जैसे वो अभी अभी सोकर उठा हो। अंदर भी आ जाओ, बाहर ही रुकोगी क्या? वो बगैर कुछ कहे कमरे में दाखिल हुई तो इसने कमरा अच्छी तरह लॉक किया। रीच ने मुझे कॉल करके बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से खाना भी तुम लोग वैसे का वैसा छोड़कर चले गए थे। ज़ाया ना हो इसलिए मुझे सारा अकेले खाना पड़ा। सोने पे सहागा, मेरी हैंड फ्री नहीं मिल रहा। एयरपोर्ट्स भी ख़राब हो गए हैं। वो बेड पर लेटते हुए बोला। शायद इसने दमला के तासरात पर गौर नहीं किया था। वो ऑफिस के मामलात में इतना मगन हो गया कि इसे ना आज वाली बहस याद रही, ना इसे मनाना याद रहा था। थकन भी बहुत शदीद हो रही थी।
तुम कहाँ गए थे? वो यूं ही खड़ी खड़ी बात शुरू करने के लिए सवाल पूछ रही थी। गाजी से मिलने गया था, कुछ ज़रूरी काम था। वो लाहौर से अपने घर वापस जा रहा था तो मैंने ही बुला लिया था कि रास्ते में हमसे मिलते जाओ। इसे हैरत सी हुई, तो वो मुझसे क्यों नहीं मिले? अजीब। हमाल ने आंखें मूंद ली। ऑफिस की बात थी, वो डिस्कस करनी थी। कल मिल लेगा तुमसे भी। कुछ देर खामोशी छा गई। तुम भी चेंज करो और सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। कल आखिरी सफ़र करना है और फिर वापस लाहौर। इसने हैरत से इसे देखा, जो आंखों पर बाजू रखे सोने को बिल्कुल तैयार था। वापस क्यों? तुमने तो वादा किया था कि। सॉरी यार, फिर कभी सही। मैं अब ऑफिस से अब ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। ना ही वापस घर जाने का कोई सीन है। मेरा सामान वगैरह बाद में पहुंच जाएगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर म्यांदम वापस जाना है तो मैं लाला से कह दूंगा कि वो गाड़ी वापस ले जाएं और साथ तुम भी साथ चली जाना। अगर लाहौर जाना है तो लोग कल गाड़ी पर चलेंगे, क्योंकि ये तो लाला की गाड़ी है। इसका दिल उदास हुआ था। ये सफ़र इसके संग कितना खूबसूरत लग रहा था। वो लाहौर की मसरूफ़ ज़िंदगी में दोबारा खोना नहीं चाहती थी और ना ही सवात के इन सब्ज़ाज़ारों में इसके बगैर रहना चाहती थी। वो हमाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसने एक ही बार में कह दिया। करो, मैं सुन रहा हूँ, इसने थकन ज़दा लहजे में कहा। मैं तुम। अब मज़ीद अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। बोलो भी, वो आंखों से बाजू हटाते हुए बोला। वो टेबल पर पड़ा इसका फ़ोन इसी लम्हे बचा। वो बेजारगी से उठा और थके थके कदम उठाता हुआ फ़ोन तक आया। आंखें मलते हुए इसने नंबर देखा तो थकन के तासरात बदल कर तशवीश और फिर गुस्से में बदल गए, जिनको दमला ने भी नोट किया था। हमारे ने इसकी जानिब देखकर जैसे ज़बरदस्ती मुस्कराने की कोशिश की। एक्सक्यूज़ मी। वो कमरे से बाहर चला गया। इसे बहुत अजीब लगा था। ऐसी कौन सी कॉल थी जो वो इतनी थकन के बावजूद भी अटेंड कर रहा था, मगर इसके सामने नहीं सुनना चाहता था। अगर थाने का कोई मामला था तो वो बालकोनी में भी तो जाकर बात कर सकता था। इसने कोई कौन सा दखल अंदाजी करनी थी? इसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है। कोई और सोच हावी किए बगैर इसने कमरे की चाबियां टेबल से उठाई और तेज तेज कदमों से इसके पीछे जाने के लिए चल पड़ी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो इसे आगे पीछे तलाश करने लगी। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो इसे होटल के बाहर जाते हुए देखा। इसका तजस्सुस और फिक्र मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि मामला सीरियस लग रहा था। वो होटल के पार्किंग एरिया में आ गया, जहाँ इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। दरिया के बहाव का बहुत शोर था, इसलिए इसने कॉल पिक करके स्पीकर ऑन कर दिया। वो अपनी गाड़ी के साथ बाएं जानिब खड़ा था और दमला इसके पीछे दाएं तरफ। वो इसको पुकारती, इससे पहले मोबाइल में किसी की आवाज़ गूंजी। शुक्र है आपने कॉल उठा ली एएसपी साहब, वरना हम तो समझे इस नाचीज़ को आप भूल चुके हैं। वो थोड़ी देर रुका। क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। बगैर किसी तहमीद के इसने जवाब दिया था। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन आप जैसे ईमानदार और जोशीले ऑफिसर से ज़्यादा कुछ नहीं। बस इतनी सी डिमांड है कि इस केस को बंद कर दीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर जाजिब खान तो अपने ख़ानदान और दादा के ताल्लुकात के बल पर बच जाएगा, मगर आपके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो वहीं रुक गई और मुड़ने लगी, क्योंकि पहले तो वो समझ रही थी ख़ानदान से कोई बुरी खबर ना हो। अब इसे यकीन हो गया था कि इसके ऑफिस का ही मामला है। मैं ये केस कभी बंद नहीं करूँगा। तुम जैसे कुत्तों के सरदार यानी बड़े कुत्ते तक तो पहुँच कर रहूँगा, चाहे इसकी कीमत मुझे अपनी जान से ही क्यों ना भरनी पड़े। दमला के कदम रुके। आपकी गलती नहीं है। जवानी में ये मुल्की खिदमत का भूत सबके सर पर सवार होता है और आहिस्ता आहिस्ता उतर भी जाता है। खैर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बस साहब आपसे मिलना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो हंसा। कुछ अर्सा पहले कातलाना हमला करवाकर तुम्हारा साहब अब कौन सी दोस्ती करना चाहता है? दमला के हवास सुन हुए और कान साए साए करने लगे। ओह, तो आप समझदार हैं। समझ गए। वो शैतानी हंसी दमला को खौफ में मुब्तला कर गई। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो समझ ना सकूं कि वो गोलियां मेरे सामने जा रहे आदमी पर चली थी या मुझ पर। दमला ने गाड़ी को हाथ रखा। हमारा निशाना ख़राब नहीं था एएसपी, वो बस ट्रेलर था तुम्हें दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे कितने करीब हैं। अपनी जवानी पर तरस खाओ और हमसे दुश्मनी मत मोल लो, वरना अगला निशाना चौंकेगा नहीं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किस कदर खतरनाक नौकरी करता है। यकबस्ता हवाएं और ये गुफ्तगू इसकी हड्डियों को जमाती हुई महसूस हुई। बहुत सुनी है ऐसी धमकियाँ। तुम भी सुनो और अपने मालिक से भी कह देना कि इसकी गर्दन बहुत जल्द मेरे हाथों में होगी। इसने फ़ोन बंद कर दिया और वहां से जाने लगा। यकदम इसकी नज़र दमला पर पड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तेज तेज कदम उठाता हुआ इस तक आया। झूठ बोला था तुमने। गाजी भाई ने भी झूठ बोला था। उस दिन हमला तुम पर हुआ था ना, वो डाकू नहीं थे। दहशत ज़दा लहजे में इसने अपने बाजों को लपेटते हुए कहा। दमला, मैं समझाता हूँ, कमरे में चलो प्लीज़। इसने हमाल के हाथों को झटका। बताओ, वो गोलियां तुम पर चली थी ना उस दिन जब वो बेजान लोगों के साथ सवाहत आ रही थी और उन्होंने मोबाइल पर फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ फिर से इसके कानों में गूंज रही थी। इसे डर लग रहा था। दमला हमाल प्लीज़। इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई।
اس نے گہرا سانس لیا۔ اوکے بتا دیتا ہوں، لیکن تم گھر والوں سے کچھ نہیں کہو گی؟ ہاں میں نے اور غازی نے جھوٹ بولا تھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اچانک گولیاں چل گئیں۔ میں بریک لگا کر جھک گیا اور وہیں میرا موبائل بھی گرا تھا۔ گاڑی میں چند گولیاں گھسی تھی لیکن مجھے نہیں لگی، لیکن میرے سامنے والی گاڑی میں بیٹھے ایک بیچارے آدمی کو لگ گئی۔ مجھے لے کر اسے ہاسپٹل جانا پڑا تو پیچھے پیچھے غازی بھی آ گیا۔ گھر والے پریشان نہ ہو اس لیے ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ بڑے آرام سے یہ کہانی یوں سنا گیا جیسے کسی اور کی بات کر رہا ہو۔ دملا تو ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تو اس بات سے ہی خوفزدہ تھی کہ کہیں حمائل اسے چھوڑ نہ دے۔ اس نہج پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ چلو اب واپس، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی دھمکیاں مجرم تب دیتے ہیں جب قانون ان کی دم پر پیر رکھتا ہے۔ فکر مت کرو، ہم انہیں جلدی پکڑ لیں گے۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ اسے تسلی دینے لگا۔ تم چھوڑ دو یہ سب، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مزید کیا کہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے وہ چلنے لگا۔ تم ایسے لوگوں سے دور رہو پلیز۔ بھری ہوئی آواز میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے وہ کہہ گئی۔ اچھا۔ وہ اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ہمیں جب وہ کمرے میں واپس آیا تو بھی وہ اسی شوق میں تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، گولیاں چلنا، قاتلانہ حملہ ہونا اور اب یہ دھمکی بھری کالز۔ جب اس ملک کے محافظوں کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا تو عام عوام کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا، وہ گولیاں اس آدمی کی بجائے حمائل کو لگ جاتی، اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آرام سے پرسکون سا چہرہ لیے اس تک آیا اور اس کے ہاتھ تھامے۔ کیا اس شخص پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا یا یہ دھمکیاں، گولیاں اس کے روز کا معمول تھا؟ پریشان مت ہو لیونے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ گدڑ بھمکیاں ہیں۔ ایسے لوگ صرف بھونکتے ہیں، کاٹتے نہیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل سی تھیں۔ انہوں نے حملہ تو کیا تھا نا، وہ بس روح دینے کو تیار تھی۔ لیونے، اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ادھر دیکھو۔ وہ اس کی پرسکون آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ جب میں نہیں ڈر رہا تو تمہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہادر بنو۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ بہادر بنو، وہ مسکرایا۔ چلو اب مسکرا بھی دو۔ اس کے سر پر ہلکی سی چتکراتے ہوئے وہ بولا تو اسے زبردستی مسکرانا پڑا۔ یہ ہوئی نا بات۔ اچھا چلو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تم بھی چینج کرو اور سو جاؤ۔ کل جتنی جگہیں ہو سکی گھوم لیں گے۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ کیوں کیا تم نے وہ سب؟ آخر کار جو بات وہ کب سے کہنا چاہ رہی تھی اس کے لبوں پر آ ہی گئی۔ نم آنکھیں لیے وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت اچھے ہو حمائل، بہت اچھے ہو۔ تمہارے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتا گیا۔ دملا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تم نے پہلے کبھی کچھ کیوں نہیں کہا؟ گھر والوں کی مرضی کے ساتھ بھی تم نے مجھے حاصل کر لیا تو پھر وہ رکی، پھر اس رات وہ سب کیا تھا؟ کیوں کیا تھا وہ سب کچھ؟ اس کی آواز بھر آئی۔ تم جانتے ہو اس سب کے بعد میں نے اتنے سال کس کرب میں گزارے؟ حمائل نے گہرا سانس لیا۔ تم آس پاس نہیں تھے، پھر بھی مجھے خوف آتا تھا تم سے۔ مجھے لگتا تھا تم بالکل ویسے ہو جیسے اس رات دکھائی دیے تھے۔ وحشی قاتل ہاتھ میں گن لیے اور نکاح کا فائدہ اٹھانے کے لیے کبھی بھی دملا کی نظریں شرمندہ سی ہوئی تھیں۔ مجھے تمہارا خیال اذیت دیتا تھا۔ وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ محبت کرنے والے 5 سال اذیت تو نہیں دیتے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم جیسا انسان اس رات کیسے بھٹک گیا، کیسے تم نے اپنے باپ کے دوست کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالی۔ اس نے مٹھیاں بھیجی۔ وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے بھی تازہ ہو چکا تھا۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم نے اپنی اچھائی پر شیطان کو حاوی کر لیا تھا یا وہ تم تھے ہی نہیں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے حمائل کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ میرا حمائل ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک بار کہہ دو نا کہ وہ تم نہیں تھے۔ تم آج یہ کہہ دو کہ وہ شامل تھا، اس نوکرانی کو غلط فہمی ہوئی تھی، میں مان لوں گی۔ بس ایک بار کہہ دو تم نے وہ سب نہیں کیا۔ حمائل کا دل تار تار ہوا۔ کاش وہ قسم کی دیوار نہ ہوتی تو آج وہ اسے بتا سکتا کہ ہاں حمائل ایسا نہیں ہے، وہ کبھی دملا احسن کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ مگر وہ خاموش تھا۔ نگاہوں میں سرخی اتری ہوئی تھی اور لب ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، جیسے الفاظ ان کا بند توڑ کر نکلنا چاہتے ہوں۔ تمہاری خاموشی مجھے تکلیف دے رہی ہے حمائل، پلیز سچ بولو۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ وہ شامل نہیں تھا، بولا تو بس شامل کی گواہی دی کہ کہیں وہ اس کے بھائی پر شک نہ کرے۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، یہاں نہیں بتا سکتا۔ میں قسم کھا چکا ہوں کہ تمہیں اپنے منہ سے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ گھر چل کر کسی عالم سے پوچھ کر پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد میں ایک ایک بات بتا دوں گا، آئی پرومس۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یقین کرو ہر بات بتا دوں گا۔ گھر چلنے کا انتظار کر لوگی؟ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ دملا نے آنسو روکے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو۔ وہ ہاتھ اس کے گال سے ہٹا کر مڑ گیا، شاید آنسو چھپا رہا تھا۔ کاش کہ اس شام اس نے دملا کو دہلیز پار
ہی نہ کرنے دی ہوتی تو آج وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح نہ کھڑا ہوتا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل گیا، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ ساری رات اسی کی طرح بے سکون رہے گا۔ نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ دملا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ گولیاں اور بریک کی آواز یاد آ رہی تھی جو اس نے سوات آتے ہوئے سنی تھی۔ وہ اسے جو سچ بتانا چاہتا تھا وہ اس پر دل و جان سے یقین کرنے کو تیار تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جو بار بار حمائل فاروق خان کے حق میں گواہیاں پیش کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔